आज के समय में आप किसी भी दुकान पर चले जाएं, कुछ भी खरीद लें। देश में इन दिनों डिजिटल पेमेंट इतनी तेज़ी से बढ़ा है कि आज छोटी से छोटी दुकान पर भी लोग मोबाइल से ही पैसे दे रहे हैं। क्यूआर कोड जो है वो हर जगह हर दिख ही जाता है, उनको हर दुकान में ऑलमोस्ट लगा ही रहता है। ये भारत की तरक्की की निशानी है, लेकिन इस पूरी तस्वीर के पीछे एक बड़ा सच छुपा है। यूपीआई से पैसे भेजना तो लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त है, पर इस सिस्टम को चलाने में रोज़ कितनी मेहनत और कितना पैसा लगता है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। यही वजह है कि आज पेमेंट चलाने वाली कंपनियां और बैंकों के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च जो है वो बढ़ चुका है। ये कंपनियां सरकार से कह रही हैं कि यूपीआई को चलाने में जो खर्च आता है उसकी जो सब्सिडी है यानी कि मदद जो है वो सरकार पहले के कंपेरेटिवली बढ़ाए। उनका ये कहना है कि ज़ीरो एमडीआर यानी कि बिल्कुल मुफ्त लेन देन की वजह से पूरा का पूरा जो बोझ है वो उन्हीं पर आ गया है। समझने के लिए एक हम ईजी एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने मान लीजिए कि किसी दुकान पर 100 रुपये का यूपीआई पेमेंट कर दिया, कुछ सामान आपने खरीदा जिसका आपने पेमेंट किया है। अब आपको कोई इस यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं वो नहीं देना है, दुकानदार को भी यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं देने हैं कि उसने आपसे यूपीआई के थ्रू पेमेंट लिया है। लेकिन इस पेमेंट को पूरा कराने में लगभग 2 रुपये तक का खर्च आता है, जो बैंक और पेमेंट ऐप जो है वो खुद उठाते हैं। अब मतलब उनके ऊपर ये चीज़ें आ जाती हैं और यही जो खर्च है अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। यहाँ से ही कई तरह के जो अहम सवाल हैं वो खड़े होते हैं। क्या यूपीआई हमेशा मुफ्त रखा जा सकता है? क्या इस मॉडल में पेमेंट कंपनियाँ जो हैं वो लंबे समय तक टिक पाएंगी? क्या बड़े दुकानों और मॉल के जो बड़े व्यापारी हैं उनसे थोड़ी बहुत फीस वसूली जा सकती है? और क्या सरकार इस पूरे सिस्टम को चलाए रखने के लिए इतनी बड़ी जो मदद है वो दे पाएगी या फिर नहीं? तो ये जो तमाम सवाल हैं इनके जवाब इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। देखिए, देश को बढ़ाने, डिजिटल बनाने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया कि यूपीआई और रुपे कार्ड से होने वाले पेमेंट पर कोई भी फीस नहीं लगेगी। इससे आम लोगों को बहुत राहत मिली। ऑटो, सब्जी, दूध, किराना हर जगह लोग आसानी से फ़ोन से पेमेंट जो है वो कर पा रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बैंकों और पेमेंट कंपनियों का जो खर्च है यहाँ पर लगातार बढ़ने लग गया। सरकार ने पिछले कुछ सालों में थोड़ी बहुत मदद दी है, पर वो जो मदद है वो उस पूरे सिस्टम के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही कम साबित हुई है। कभी 1500 करोड़, कभी 2600 करोड़, कभी 3500 करोड़, लेकिन इस साल सिर्फ 427 करोड़ रुपए ही रखे गए, जबकि पूरा जो डिजिटल पेमेंट सेक्टर है वो करीब 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपए तक हर साल जो है वो खर्च करता है। ये फ़र्क इतना बड़ा है कि इसे पूरा करना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है अब। इसीलिए अब पेमेंट कंपनियां सरकार से कह रही हैं कि साहब या तो सब्सिडी बढ़ाएं या फिर बड़े व्यापारी यानी कि जिनका जो कारोबार है वो 10 करोड़ से ज़्यादा है उन्हें एटलीस्ट 0.25% यानी 0.25% जैसा जो छोटा मोटा अमाउंट है एज अ फीस वो हमें लेने की आप परमिशन दीजिए। यहाँ पे उनका ये कहना है कि छोटे व्यापारियों और आम लोगों पर इसका कोई असर भी नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़े व्यापार हल्की सी फीस देने के लिए उनके मतलब आसानी रहेगी, उनको इतना उनके ऊपर बोझ नहीं लगेगा। इससे सिस्टम को चलाने में अच्छी खासी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो यूपीआई को चलाता है। ये कोई एक कंपनी या फिर मशीन नहीं है, ये है एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यही यूपीआई का सिस्टम जो है वो डेवलप करता है और उसी के जो सर्वर है यानी कि जो कंप्यूटर है उस पर सारे के सारे ट्रांजैक्शन प्रोसेस जो है वो होते हैं। इसके अलावा हर बैंक के अपने भी जो कोर सिस्टम है वो होते हैं। जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं आपका पैसा बैंक के एग्जिस्टिंग जो बैंकिंग नेटवर्क है उसके ज़रिए जाता है और वहीं से दूसरे बैंक या फिर व्यापारी के जो बैंक है उसमें सेटल हो जाता है। इसीलिए हर बैंक को अपने सर्वर, सिक्योरिटी सिस्टम और डेटा प्रोसेसिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चलाने में अच्छा खासा जो है खर्च करना पड़ता है। इस सिस्टम में पेमेंट फैसिलिटेटर जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इस तरह के जो तमाम हमारे पास पेमेंट ऐप्स हैं जिसे हम पेमेंट फैसिलिटेटर के नाम से जानते हैं, उनकी भी बहुत अहम भूमिका होती है, काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं वो। ये कंपनियां यूज़र इंटरफेस तैयार करती हैं, पेमेंट को एनपीसीआई सिस्टम के साथ जोड़ती हैं और धोखाधड़ी यानी कि फ्रॉड से बचाव के लिए अलग सुरक्षा सिस्टम जो है वो चलाया करती हैं। इसके अलावा उन्हें अपने सर्वर और क्लाउड नेटवर्क पर खर्च करना पड़ता है ताकि ऐप स्मूथली जो है वो यहाँ पे चल सके और ट्रांजैक्शन में देरी ना हो। साथ ही पूरे सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए साइबर सुरक्षा वाली तकनीकें जो काम में हैं वो उसमें लाई जाती हैं, जैसे कि एन्क्रिप्शन हो गया,
फायरवॉल मशीन लर्निंग मॉडल्स को जो धोखाधड़ी की जो पहचान है वो अच्छे से कर सकते हैं। इन तमाम टेक्निकल और ऑपरेशनल कंपोनेंट्स के चलते यूपीआई का जो नेटवर्क है हर दिन अरबों खरबों का जो लेन देन है वो संभालता है। और ये जो बिल्कुल आसान और सस्ता काम बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है तो। इन सब पर काफ़ी पैसा जो है अच्छा खासा खर्च होता है, जिसे बैंक और पेमेंट कंपनियों को इसे खुद उठाना पड़ता है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो मदद है वो अब कम मिल रही है। और जो लोग हैं या फिर जो दुकानदार हैं यानी जो मर्चेंट्स हैं उनके लिए ये फ्री है, उनको कोई फ़ीस नहीं देनी है अगर वो यूपीआई यूज़ कर रहे हैं तो। अब समस्या ये है कि इस काम पर जो खर्च होता है उसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो फिनटेक कंपनियां और बैंक मिल करके उठाते हैं, लेकिन यूपीआई पर उन्हें कोई भी कमाई नहीं होती है। न यूज़र से कोई फ़ीस ली जाती है न व्यापारी से, जैसा हम आपको पहले बता चुके हैं। ऐसे में हर साल हज़ारों करोड़ रुपए खर्च तो हो जा रहे हैं, लेकिन कमाई जो है वो ज़ीरो ही रहती है। इस वजह से कई कंपनियों का जो कारोबार है वो दबाव में है। वो जितना ज़्यादा यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ाते जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा उनका जो खर्च है वो बढ़ता जाता है। विशेषज्ञों यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले समय में कुछ फिनटेक कंपनियां मजबूरी में यूपीआई पर कम ध्यान देने लगेंगी। इससे डिजिटल पेमेंट की जो रफ्तार है उसके ऊपर असर पड़ेगा। नए फीचर धीरे धीरे आएंगे, सिस्टम उतना जो तेज़ होना चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए वैसा नहीं रहेगा। कई बैंक और ऐप्स जो है अपनी सेवाएं लिमिटेड भी कर सकते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा पूरा सिस्टम। तो ये जो टेंशन है इसलिए भी है क्योंकि आज भारत डिजिटल पेमेंट्स के मामले में दुनिया भर में एक लीडिंग कंट्री साबित हो रहा है, और अगर सिस्टम कमज़ोर पड़ा तो ये जो बढ़त है वो धीरे धीरे कम हो सकती है। दूसरी तरफ सरकार चाहती है कि यूपीआई पूरी तरह फ्री ही रहे, मतलब लोगों को कोई फ़ीस नहीं देनी पड़े इसको लेकर के, या फिर मर्चेंट को कोई फ़ीस नहीं देनी पड़े, ताकि हर व्यक्ति आसानी से इसका जो यूज़ है कर सके। मुफ्त यूपीआई ने आम लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा दिया है। छोटे दुकानदार हों, बड़े व्यापारी हों, या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेमेंट करने वाले आम लोग, सभी को सुविधा मिली है। सरकार का इरादा बहुत साफ है कि यूपीआई का इस्तेमाल और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और किसी पर कोई एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े। लेकिन इंडस्ट्री को इससे दिक्कत भी हो रही है। वो ना तो फीस बढ़ाना चाहते हैं, ना ही जो सेवा है वो कम करना चाहते हैं, लेकिन बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के सिस्टम को लंबे वक्त तक संभालना उनके लिए भी मुश्किल साबित हो रहा है। आखिर में बात फिर उसी सवाल पर आकर रुक जाती है, क्या यूपीआई भविष्य में भी हमेशा मुफ्त ही रहने वाला है, या फिर इसे बनाए रखने के लिए कोई नया तरह का रास्ता निकालना पड़ेगा, जिससे मतलब एक मिड वे रहे, जिससे किसी को भी ज़्यादा दिक्कत ना झेलनी पड़े। इसका जवाब खैर आने वाले जो बजट है उसी में मिलेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।